कोई फायदा नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद मैंने लंदन में एक रात एक बहुमूल्य सबक सीखा। मैं उस वक्त सर राइस स्मिथ का मैनेजर था। युद्ध के दौरान सर राइस फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। युद्ध के बाद सर राइस ने आधी दुनिया का हवाई चक्कर लगाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का कारनामा इससे पहले कभी नहीं किया गया था। इस अभूतपूर्व प्रयास ने जबरदस्त सनसनी फैला दी। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें नाइट की पदवी दी और कुछ समय तक वे ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति रहे। एक रात मैं सर राइस के सम्मान में दिए गए भोज में शामिल हुआ और डिनर के दौरान मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने एक मजाकिया कहानी सुनाई जो एक कोटेशन पर आधारित थी। कोई देवी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें। कहानी सुनाने वाले ने जिक्र किया कि यह बाइबल का एक कोटेशन है। मैं जानता था कि यह गलत था। मैं अच्छी तरह जानता था। इस बारे में मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं था और इसलिए महत्वपूर्ण बनने की लालसा के कारण और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मैंने अपने आप को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया। बहरहाल वह अपनी बात पर अड़ा रहा। क्या शेक्सपियर का कोटेशन असंभव, बकवास। यह कोटेशन तो बाइबल का ही है और इसे पूरा विश्वास था कि यह सच है। कहानी सुनाने वाला मेरी दाई तरफ बैठा था और मेरे पुराने दोस्त फ्रैंक गैमन मेरी बाई तरफ बैठे थे। गैमन ने वर्षों तक शेक्सपियर का अध्ययन किया, इसलिए हमने उन्हीं से इस विवाद का निपटान करवाने का फैसला किया। गैमन ने हमारी पूरी बात सुनी और टेबल के नीचे से मुझे पैर मारते हुए कहा, डेल, तुम गलत हो। यह सज्जन सही है। यह कोटेशन बाइबल का ही है। उस रात को घर लौटते समय मैंने रास्ते में गैमन से कहा, फ्रैंक, तुम जानते थे कि ना कि वह कोटेशन शेक्सपियर का है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। हैमलेट नाटक के 5वें अंक के दूसरे सीन में यह कोटेशन आता है। पर मेरे प्यारे दोस्त डेल, हम एक समारोह में अतिथि बनकर गए थे। किसी आदमी के सामने यह सिद्ध करने से क्या फ़ायदा कि वह गलत है? क्या इससे वह तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्यों ना उसे उसकी इज्जत बचाने दी जाए। उसने तुम्हारी राय नहीं पूछी थी। उसे तुम्हारी राय की जरूरत भी नहीं थी। उसके साथ बहस क्यों करना? तीखी बहस से हमेशा बचना चाहिए। मुझे इसी तरह के सबक की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वाद विवाद करना या बहस करना मेरा प्रिय शौक था। अपनी जवानी में मैं दुनिया की हर बात पर तर्क और वाद विवाद किया करता था। जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने तर्कशास्त्र और तर्क वितर्क का अध्ययन किया और वाद विवाद प्रतियोगिता में जोर शोर से हिस्सा लिया। मसूरी के लोगों में यह आदत होती है और मैं तो वहाँ पैदा हुआ था। मैं चाहता था कि दुनिया मुझे देखे और देखती रह जाए। बाद में मैंने वाद विवाद और तर्क वितर्क करने के गुण न्यूयॉर्क में सिखाए और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि एक बार तो मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखने की योजना भी बनाई थी। तब से अब तक मैंने हजारों बहसों में भाग लिया है, उन्हें सुना है, देखा है और अपने तथा दूसरे लोगों के जीवन में उनके परिणाम देखे हैं। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में बहस से एक ही तरीके से फ़ायदा हो सकता है और वह यह है कि बहस से बचा जाए। बहस से उसी तरह से बचो जिस तरह से आप सांप या भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार तो बहस से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। आप बहस में नहीं जीत सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है, परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने यह भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है। आपने उसके गर्व को आहत किया है। वह आपकी जीत से चिढ़ जाएगा और अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह अब भी उसी विचार का होता है। सालों पहले
मेरी क्लास में पैट्रिक जे ओ एयर नाम का एक स्टूडेंट था। उस उसकी शिक्षा तो कम थी, पर उसे बहस करने में बहुत मज़ा आता था। एक बार वह सोफर का काम कर चुका था। वह मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वह ट्रक बेचने का काम करता था और उसके ट्रक बिक नहीं रहे थे। थोड़े सवालों से ही पता चल गया कि जिन लोगों को वह ट्रक बेचना चाहता था, उनसे बहस करके वह उन्हें अपना विरोधी बना लेता था। अगर कोई ग्राहक उसकी कंपनी के ट्रक में कोई खोट बताता था, तो पैट्रिक को जैसे लाल झंडी दिख जाती थी और वह ग्राहक का गला पकड़ लेता था। पैट ने इस तरह बहुत सी बहसें जीती। जैसा उसने बाद में मुझे बताया, मैं अक्सर किसी के ऑफिस से यह कहता हुआ निकलता था, आज मैंने उसे सबक सिखा ही दिया। निश्चित रूप से मैंने उसे सबक सिखा ही दिया था, परंतु मैं उसे कुछ बेच नहीं पाया था। मेरी पहली समस्या यह नहीं थी कि पैट्रिक को बोलना सिखाया जाए। मेरी समस्या तो यह थी कि पैट्रिक को बोलने से और बहस करने से कैसे रोका जाए। पैट्रिक ओ एयर कुछ समय बाद वाइट मोटर कंपनी के स्टार सेल्समैन बन गए। यह किस तरह हुआ, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। अब अगर मैं किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूँ और वह कहता है, क्या वाइट कंपनी का ट्रक, उसमें कोई खास दम नहीं है। अगर कोई मुझे मुफ्त में भी ट्रक दे दे तो मैं ना लूँ। मैं तो हुजेट कंपनी का ट्रक खरीदने वाला हूँ। इस पर मैं कहता हूँ, हुजेट कंपनी के ट्रक बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप वह ट्रक खरीदेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। हुजेट कंपनी बहुत अच्छी है और उसके सेल्समैन भी बहुत बढ़िया हैं। यह सुनने के बाद ग्राहक अवाक रह जाता। अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर वह कहता कि हिजट कंपनी के ट्रक सबसे अच्छे हैं और मैं यह मान लेता हूँ, तो वह आगे बहस कर ही नहीं सकता। जब मैं उससे सहमत हो जाता हूँ, तो वह पूरी दोपहर यही नहीं दोहरा सकता कि हिजट कंपनी के ट्रक सर्वश्रेष्ठ है। फिर हम हिजट के विषय से आगे बढ़ते हैं और मैं उसी वाइट ट्रक की खासियत के बारे में बताता हूँ। पहले ऐसा होता था कि जब ग्राहक मेरी कंपनी की बुराई करता था, तो मैं आग बबूला हो जाता था और मैं ज़ोर शोर से हुजट कंपनी के ट्रक की बुराइयां करने में जुट जाता था। और मैं जितनी ज़्यादा बुराई करता था, मेरा ग्राहक मेरी प्रतियोगी कंपनी की उतनी ही अधिक तरफदारी करने लगता था और मेरे प्रतियोगी का ट्रक खरीदने का उतना ही ज़्यादा मन बनाता जाता था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे बहुत हैरियत होती है कि मैंने जितना माल बेचा, वह भी मैं कैसे बेच पाया। मैंने बहस करने और झगड़ने में अपनी ज़िंदगी कई कई साल बर्बाद कर लिए। अब मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। बेन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप बहस करते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं, तो आप कई बार जीत सकते हैं, परंतु यह जीत खोखली होगी, क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंदी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। तो आप खुद ही सोचें, आप क्या पसंद करेंगे, बहस में नाटकीय सैद्धांतिक विजय या सामने वाले का सद्भाव हासिल करना। दोनों चीज़ें एक साथ हासिल होना बहुत मुश्किल होता है। बोस्टन ट्रक पिट में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ छपी थी। यहाँ विलियम जे का शरीर है लेटा हुआ, जो सही रास्ते पर चलने की खातिर मर गया। गाड़ी चलाते समय वह सही था, पूरी तरह सही, परंतु वह उतना ही मुर्दा है जैसे गलती उसी की थी। आप भी जब अपनी भैंस की गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं, तो आप सही पूरी तरह सही हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक सामने वाले की मानसिकता बदलने का सवाल है, आपके प्रयास उतने निरंतक साबित होंगे जैसे आप ही गलती पर हों। फ्रेडरिक एस फार्नस आयकर सलाहकार थे। वे एक सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर से 1 घंटे से बहस कर रहे थे। $9,000 की रकम का सवाल था। फार्नस का दावा था कि दरअसल यह रकम एक बैड डेब्ट थी, एक ऐसा कर्ज जिसके भुगतान की जरा भी उम्मीद नहीं थी और इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इंस्पेक्टर का जवाब था,
बैड डेप्थ बिल्कुल नहीं, इस पर तो टैक्स लगेगा। इंस्पेक्टर भाव शून्य, हठी और जिद्दी था। मिस्टर फार्सेन ने हमारी क्लास के सामने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, तर्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तथ्यों को बताने से भी वह नहीं पिघला। हमने जितनी ज़्यादा बहस की वह उतना ही ज़्यादा अड़ता चला गया। इसलिए मैंने बहस का रास्ता छोड़ने का फैसला किया, चर्चा का विषय बदला और उसकी प्रशंसा करने लगा। मैंने उससे कहा, मुझे लगता है यह छोटी सी रकम आपके लिए कोई खास महत्व नहीं रखती होगी, क्योंकि आपको तो बहुत बड़ी रकमों के महत्वपूर्ण और पेचीदा मामले निपटाने पड़ते हैं। हालांकि मैंने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा है, परंतु मेरा ज्ञान किताबी है, जबकि आपको इस विषय में वर्षों तक काम करने का अनुभव है। काश कि मुझे भी आपके जितना अनुभव होता, इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता। और मैंने जो कहा था वह सब सच था। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ पीछे की तरफ टिक गया और काफ़ी देर तक मुझे अपने काम के बारे में बताता रहा। उसने मुझे बताया कि उसने किस तरह कई बड़े बड़े घपलों को पकड़ा है। उसका अंदाज धीरे धीरे दोस्ताना हो गया और कुछ ही समय में वह मुझसे अपने बच्चे के बारे में बातें करने लगा। जब वह गया तो उसने मुझसे कहा कि वह इस समस्या के बारे में थोड़ा और विचार करेगा और कुछ ही दिन में अपना फैसला बता देगा। 3 दिन बाद वह लौटकर मेरे ऑफिस में आया और उसने मुझे बताया कि उसने मेरे टैक्स रिटर्न को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। यह टैक्स इंस्पेक्टर बहुत साधारण सी मानवीय कमजोरी का प्रदर्शन कर रहा था। हर इंसान की तरह उसे भी महत्व चाहिए था। जब तक मिस्टर फार्सेन उससे बहस करते रहे, तब तक वह प्रबलता से बहस करके अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करता रहा। परंतु जब मिस्टर फार्सेन ने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया तो बहस खत्म हो गई और वह सहानुभूतिपूर्ण और दयालु इंसान में बदल गया। बुद्ध ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है, और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना, दूसरे के नज़रिए को समझने की इच्छा से खत्म होती है। लिंकन ने एक बार एक युवा आर्मी ऑफिसर को अपने सहयोगी के साथ एक बड़े विवाद में उलझने पर फटकार लगाई थी। जो व्यक्ति जीवन में अपनी क्षमता का सबसे अच्छा दोहन करने के लिए संकल्पवान है, लिंकन ने कहा, उसके पास व्यक्तिगत विवाद के लिए समय नहीं होता। इसके अलावा वह परिणामों को झेलने के लिए भी तैयार नहीं होता, जिसमें क्रोध और आत्म नियंत्रण की कमी शामिल है। उन बड़ी चीज़ों को छोड़ दो जिन पर आपका दूसरे जितना ही अधिकार है। उन छोटी चीज़ों को छोड़ दो जो स्पष्ट रूप से आपकी ही हो। अगर कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाता है तो उससे लड़ने के बजाय और खुद को उससे कटवाने के बजाय बेहतर यही है कि आप उसके लिए रास्ता छोड़ दें। कुत्ते को बाद में आप मार भी दें तो भी उसके काटे हुए घाव को भरना संभव नहीं होता। फिट्स एंड पिप्स नामक पत्रिका ने एक लेख छापा था। इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि असहमति को बहस में तब्दील से किस तरह रोका जाए। असहमति का स्वागत करें। याद रखें, अगर दोनों ही पार्टनर हमेशा सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई नया पहलू दिखाया जाता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा है तो कृतज्ञ रहें कि उस तरफ आपका ध्यान दिलाया गया है। शायद यह असहमति का एक अवसर हो जिससे आप गंभीर गलती करने के पहले ही उसे सुधार सकें। अपनी पहली भावना पर भरोसा ना करें। जब भी हमारे सामने मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया सुरक्षात्मक होती है। सावधान रहें, ठंडे दिमाग से सोचें और अपनी पहली प्रतिक्रिया पर नज़र रखें। हो सकता है कि इस समय आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ना होकर अपने निकटतम रूप में हों। अपने गुस्से पर काबू रखें। याद रखें, किसी व्यक्ति का आकार इस बात से नापा जा सकता है कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है।
पहले पूरी बात सुने, अपने विरोधियों को बोलने का मौका दे, उन्हें अपनी पूरी बात कह लेने दे, उनका विरोध ना करें, बहस ना करें, खुद का बचाव ना करें। इससे दीवार खड़ी होती है। इसके बजाय समझ के पुल बनाने का प्रयास करें, गलतफहमी की ऊंची दीवारें खड़ी ना करें। सहमति के क्षेत्र खोजें। जब आप अपने विरोधियों की पूरी बात सुन लें तो उन बिंदुओं से अपनी बात शुरू करें जिन पर आप अपने विरोधी से सहमत हो। ईमानदार रहें। उन बिंदुओं की तलाश करें जिनमें आप अपनी गलती मान सकते हो और ऐसा कह दें, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ले। इससे आपके विरोधी भी ठंडे पड़ जाएंगे। यह वादा करें कि आप अपने विरोधियों के विचारों पर ध्यान से सोचेंगे। हो सकता है कि आपके विरोधी सही हो। इस स्टेज पर यह ज़्यादा आसान है कि आप उनके विचारों पर सोचने के लिए सहमत हो जाएं, बजाय इसके कि आप तेज़ी से आगे बढ़ जाएं और कोई ऐसी गलती कर दें जिससे आपके विरोधियों को बाद में यह कहने का मौका मिल जाए, हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु आपने हमारी एक नहीं सुनी। समस्या में रुचि लेने के लिए अपने विरोधियों को दिल से धन्यवाद दीजिए। जो आपसे बहस करने में समय देता है उसकी रुचि का विषय भी वही है जो आपकी रुचि का विषय है। उसे एक ऐसा व्यक्ति समझिए जो सचमुच आपकी मदद करना चाहता है। इस तरह आप अपने विरोधियों को अपना दोस्त बना सकते हैं। दोनों पहलुओं से सोचने के बाद ही काम करें। आप सामने वाले से उसी दिन, बाद में या अगले दिन मीटिंग के लिए कह सकते हैं जब पूरे तथ्य पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इस मीटिंग की तैयारी के लिए खुद से कुछ कठोर सवाल पूछिए। क्या यह हो सकता है कि मेरे विरोधी सही हो, आंशिक रूप से सही हो? क्या उनके नज़रिए या तर्क में सच्चाई या दम है? क्या मैं वास्तव में समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं केवल अपनी कुंठा निकाल रहा हूँ? क्या मेरी प्रतिक्रिया की वजह से मेरे विरोधी मुझसे दूर जा रहे हैं या फिर वे मेरे करीब आ रहे हैं? मैं जो करने जा रहा हूँ क्या उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर मैं इस बारे में शांत रहूँगा तो क्या यह असहमति समाप्त हो जाएगी? क्या यह मुश्किल परिस्थिति किसी तरह मेरे लिए अवसर बन सकती है? ओपेरा स्टार जेन पियर्स ने अपनी 50 साल के वैवाहिक जीवन की सफलता का राज बताते हुए कहा, मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले एक समझौता किया था और हम चाहे एक दूसरे से कितने ही गुस्सा हो, हमने इस समझौते को निभाया। जब एक गुस्सा हो रहा हो और चीख रहा हो तो दूसरा ठंडे दिमाग से उसकी बातें सुनेगा, क्योंकि अगर दोनों ही लोग चीखने लगे तो संवाद हो ही नहीं सकता और घर में शोरगुल और विवाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वह है इससे सिर्फ बचना।